अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद खान और आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्री टॉक्स में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में भी होंगे। हमने एक साहब का वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने बताया था कि एक प्लांट को, एक पौधे को कितने किस्म के खुराकी अज्जा की ज़रूरत होती है। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था ताकि एक फार्मर, एक काश्तकार ये बात जान सके कि जिस फसल के साथ वो जूझ रहा है, जिसके साथ जस्तजू कर रहा है, कि उसकी असल ज़रूरियात क्या हैं। और उस वीडियो में हमने जिक्र किया था कि जो प्लांट खुराकी अज्जा हैं वो कौन कौन से हैं। आपको याद होगा हमने बताया था कि उसके एक प्लांट के जो खुराकी अज्जा होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोर, पोटाश, मैग्नीशियम और सल्फर और साथ में कैल्शियम शामिल थे। ये थे प्लांट के अज्जाए कबीरा। अब हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो प्लांट को अज्जाए सगीरा दरकार होते हैं, यानी कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनको हम कहा जाता है, उनके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे, उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आज की अपनी बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की वीडियो बहुत अहम है, तो इसको लाजमी मुकम्मल देखिएगा ताकि आप जान सकें कि आपके प्लांट की, आपके पौधों की असल ज़रूरियात क्या हैं। चाहे आप किचन गार्डनिंग करते हैं या फिर आप फसलों के ऊपर काश्तकारी करते हैं, यानी कि आप एक किसान हैं, तमाम प्लांट्स की यही ज़रूरत होती है, जिनके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। अज्जाए सगीरा के अंदर यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर सबसे पहले जिस नंबर को मैं रखता हूँ वो है जिंक। जिंक से आप लोग जिस तरह से वाकिफ हैं, खासकर वो काश्तकार जो मकई, चावल और गंदम लगाते हैं, ये काश्तकार जिंक की अहमियत से बखूबी वाकिफ होंगे। दोस्तों, इसकी इतनी ज़रूरत क्यों है? जिंक दरअसल एक ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो पौधे को बहुत कम मिकदार में दरकार होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी ज़रूरत नहीं होती। कम मिकदार में मुराद ये होता है कि इसकी थोड़ी मिकदार भी पौधे के लिए काफ़ी होती है। जिंक दरअसल तमाम एंजाइम जितने भी पौधे के अंदर काम कर रहे होते हैं, हार्मोन्स काम कर रहे होते हैं, सबका बुनियादी जुज़्व है। जिंक का काम पौधे की जड़ों को बढ़ोतरी करवाना, पौधे को प्रोटेक्शन फराहम करना, पौधे के अंदर पोलिनेशन का सिस्टम उसको बेहतर बनाना, और ख़ासकर पौधे के जो सब्ज मादे होते हैं, जो उसको हम क्लोरोफिल कहा जाता है, उसका बहुत अहम जुज़्व होता है। इसकी कमी होने की सूरत के अंदर पौधा बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। सबसे बढ़कर ये कि पौधे की जड़ें की बढ़ोतरी रुक जाती है, पौधे का कह लें कि बूटा मान इसको हम कहा जाता है, कहते हैं, वो होना रुक जाता है। और सबसे बढ़कर ये कि पौधा जो होता है उसकी जो चिलरिंग होती है वो नहीं हो पा रही होती, पौधे का कद रुक जाता है और पौधा अपनी अच्छी पैदावार नहीं दे पाता। सबसे बड़ा मसला जो इसके सामने मैं समझता हूँ वो ये है कि आपकी पैदावार के अंदर 20% कमी हो चुकी होती है जब तक कि इसकी अलामात ज़ाहिर हों। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी कमी पौधे की फसल के लिए, आपकी फसल के लिए किस हद तक खतरनाक साबित हो सकती है। इसकी अब कमी की अलामात क्या हैं? दोस्तों, इसकी कमी की अलामात ये होती हैं कि पत्ते की रग के साथ साथ पीले रंग ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है, पौधे का जो बढ़ोतरी होती है, पौधे का बूटा मारना रुक जाता है, पौधे का कद रुक जाता है, पौधे की जड़ें बेहतर नहीं बढ़ पाती हैं। आप ये कह रहे हैं कि सीधे लफ्ज़ों में फसल रुक जाती है। कभी कभी पौधे के ऊपर जो होते हैं भूरे रंग के धब्बे भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। इस सूरत हाल से निपटने के लिए बड़ा आसान कार्य ये है कि आप मार्केट से जिंक सल्फेट अवेलेबल होता है, या आप मार्केट के अंदर एक अपना जिंक कोटेड यूरिया भी आ रही है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ज़रिए भी जिंक की कमी को दूर किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे बात करते चलें एक और अहम बात कि इसकी कमी किन जगहों पर होती है। इनकी कमी ज़्यादातर उन फसलों में देखने में आती है जहाँ पर बार बार मकई काश्त की जाती हो, चावल काश्त किया जाता हो, गंदम कसरत काश्त की जाती हो, इनकी फसल तब्दील नहीं की जाती, ज़्यादातर इन्हीं फसलों पर लिया जाता है, वहाँ जिंक की कमी देखने में आती है। यहाँ मैं जिंक के बारे में एक और बड़ी अहम बात करता चलूँ कि जिंक की कमी होने की सूरत की एक बड़ी अलामत ये भी होती है कि चूँकि जिंक ऊपर वाले पत्ते से नीचे वाले पत्ते की तरफ ट्रांसफ़र होता है, जब इसकी जिंक की कमी होती है तो ये नकलो हमर जो होती है, ट्रांसफर जो होता है वो रुक जाता है। उस रुकने की वजह से पौधे की नशोनुमा रुक जाती है, कद बढ़ना रुक जाता है, और आपके जो दरमियान वाला पत्ता होता है सबसे पहले उसके ऊपर जो होते हैं जिंक की कमी की अलामात ज़ाहिर होती हैं। तो जिंक की कमी की अलामात को जिंक की कमी को दूर करने के लिए आप ऐसा क्या कर सकते हैं? तो मार्केट के अंदर जिंक ऑक्साइड मौजूद है, ट्रीटेड जिंक मौजूद है, जिंक सल्फेट मौजूद है, और यूरिया कोटेड जिंक भी अब मार्केट में अवेलेबल है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वो भी रिजल्ट बहुत अच्छे देता है, उसके जरिए भी इसकी कमी को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब इसके बाद हम बात करेंगे बोरान के ऊपर। बोरान भी जिंक की तरह बहुत अहम न्यूट्रिएंट है, बल्कि मैं कहूँगा कि इसको कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की तरह ही ये बहुत अहम न्यूट्रिएंट है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है और इसकी ज़मीन को या आपके पौधे को जिसकी ज़रूरत होती है वो 1 से 1.5 ppm तक होती है। बोरान की अहमियत खासकर कपास में बहुत ज़्यादा है। आपने अक्सर जो है हमारे ज़रा से सुना होगा कि वो कपास के ऊपर अक्सर बोरान स्प्रे करवाते हैं, क्योंकि अभी हाल ही अभी चली अपना कपास रही है। क्योंकि इसका बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये कपास के जो टिंडे होते हैं उनकी भराई में, उनके अंदर रेशा पैदा करने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। उसके फाइबर को मजबूत बनाता है, उसकी जड़ों को बेहतरीन करता है, और ये जड़ों से पौधे को जो होते हैं, जड़ों के ज़रिए जो पौधे को कैल्शियम और पोटाश, खासकर उसको पोटाश और कैल्शियम दोनों फराहम करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये पौधे का मेटाबॉलिज्म बड़ा बेहतरीन तरीके से जो है उसको वर्क करवाता है। बोरान जो है उसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है, ये पौधे को मैच्योरिटी की तरफ लेके जाता है। यानी कि अगर आपका पौधा गैर तौर पर बढ़ोतरी कर रहा होता है तो बोरान देने की सूरत में उसकी गैर ज़रूरी बढ़ोतरी जो होती है वो रुक जाती है, और उसकी सारी ताकत जो होती है वो पौधे के बढ़ोतरी को रोक कर
उसके टिंडों पर या उसकी जो होती है फसल होती है उसके फल के ऊपर ट्रांसफर कर देता है, जिससे कि पौधे को बड़े ज़्यादा जो होता है फ्रूटिंग बढ़ती है। और सबसे बढ़कर ये कि पौधा जो है अपने फ्रूट पर ध्यान देता है, ना कि अपने कद के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर बोरान के ऊपर भी कैल्शियम अवेलेबल करवाता है पौधे को, तो पौधे को जब कैल्शियम अवेलेबल होती है तो जाहिर बात है कि उसकी सेल वाली यानी कि उसका स्ट्रक्चर मजबूत होता है। ये इसके अलावा दोस्तों जो बोरान है इसको पोटाश का ड्राइवर भी कहा जाता है। यानी कि अगर आपकी ज़मीन में आपने बोरान के साथ पोटाश इस्तेमाल किया, अगर आप फोलियर स्प्रे में भी बोरान इस्तेमाल कर रहे हैं, पोटाश के साथ इस्तेमाल करें बल्कि मैं तो कहूँगा, तो अगर आपकी पोटाश पौधे को 30% तक अवेलेबल होती है यानी 30% अवेलेबल होती है, तो साथ बोरान का इस्तेमाल करने से इसकी जो मुकर्रर मिकदार होती है वो 70% तक अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। यानी कि पोटाश की दस्तियाबी 70% तक बढ़ जाती है बोरान अगर साथ इस्तेमाल किया जाए तो। अब यहाँ पे मैं एक और बात अहम करता चलूँ कि बोरान का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बोरान का इस्तेमाल करने से पौधा जल्द ही मेच्योरिटी तरफ चला जाता है। यानी कि वो ज़्यादा बढ़ोतरी भी नहीं करेगा और फ़ौरन अपना फूल गुडी तरफ आ जाएगा, अपना पैदावार की तरफ बढ़ चलेगा, जिसकी सूरत के अंदर आपकी पैदावार में कमी हो सकती है। लेकिन इसका कतई मकसद नहीं है कि ये बोरान का इस खैर यानी कि नुकसान है, इस्तेमाल के ऊपर बात हो रही है कि उसका इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए। तो एक और बात से बताते चलूँ कि कपास के अंदर बोरान क्या करता है। कपास के अंदर ये फूल गुड्डी के दरमियान जो फासला होता है उसको कम करता है, यानी कि उसके जो टिंडों के दरमियान फासला कम करता है और उनकी बढ़ोतरी उसकी भर्ती को बढ़ाता है। यानी कि टिंडों के अंदर फाइबर ज़्यादा बढ़ता है, जिसकी वजह से टिंडों की तादाद बढ़ जाती है। दोस्तों बोरान पौधे के लिए बहुत अहम न्यूट्रेंट है। इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको मार्केट में बोरेक्स के नाम से मिल जाता है, बोरान मिल जाता है और बोरिक एसिड भी आपको अवेलेबल है। इसकी कमी भी इसको आप जरिए फोलियर स्प्रे ज़्यादा मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसको फोलियर स्प्रे में दें, क्योंकि ज़मीन में देने से बोरान अक्सर फिक्स हो जाता है, क्योंकि बहुत थोड़ी मिकदार पहले चाहिए होती है। 2 से 3 किलो की पैकिंग मार्केट में अवेलेबल है, तो इसलिए बेहतर ये है कि इसको आप ज़मीन में देने से बेहतर है इसको साथ ऊपर फोलियर में स्प्रे दें, इंशाल्लाह आपको उससे ज़्यादा बेहतर नतीजे हासिल होंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कॉपर की। कॉपर पौधों में होने वाले कीमियाई अवामिल में शामिल जो एंजाइम्स होते हैं, ये उनका बहुत अहम जुज़ है। ये एंजाइम्स ही वो एंजाइम्स होते हैं, यानी कि ये वो असल में प्रोटीन्स होते हैं जो कि पौधे के अंदर सही से खुराक बनाने में और उसका सही इस्तेमाल करने में बहुत कारगर साबित होते हैं। क्योंकि अगर आपके प्रोटीन्स जब मौजूद ही नहीं होंगे पौधे के अंदर, इसके बगैर प्रोटीन मुकम्मल नहीं होते, और जब प्रोटीन आपके पौधे के अंदर मुकम्मल नहीं होंगे तो पौधा अच्छी तरह से नौशोमान नहीं पा सकेगा। दूसरे हाथ में ये कहें कि ये जो है आपके पौधे की साख्त को, पैदावार को इतना मुतासिर करेगा। इसके अलावा विटामिन ए का भी अहम जुज़ है। और इसके अलावा आप ये कहें कि अगर पौधे के अंदर सब्ज मादी की तश्कील होती है, यानी कि उसको कहाँ प्लांट करना है बनाने के बाद, उसका काम भी इसके हिस्से में भी आता है, उसमें भी ये अहम किरदार अदा करता है। इसकी कमी होने की सूरत के अंदर पौधे के पत्ते जो होते हैं वो ढीले होकर मुरझाना शुरू हो जाते हैं और पत्तों के ऊपर सब्ज माइल नीला रंग शो होना शुरू हो जाता है, यानी कि नजर आना शुरू हो जाता है, जिसको आपको मालूम हो सकता है कि इसके अंदर इस वक्त कॉपर डेफिशिएंसी आ गई है, कॉपर की कमी आ गई है। इसके अलावा दोस्तों कॉपर का एक बहुत अहम किरदार भी होता है। अगर आपके पौधों के अंदर, आपकी फसल के अंदर, खासकर वो पौधे या वो फसलें जो कि जानवर इस्तेमाल करते हैं, जानवरों के चारे जात में इस्तेमाल होती हैं, अगर आप उनकी बात करें तो उनके अंदर जो कॉपर की अगर मिकदार बढ़ा दी जाए, यानी कि उनको जब हम बाहर से कॉपर ऐड करते हैं, उससे एक बड़ा फायदा ये भी होता है कि जानवरों के अंदर जो कॉपर डेफिशिएंसी आती है उसको भी कंट्रोल में मदद मिलती है। अच्छा, बात कर लें यहाँ पर कि इसकी कमी कहाँ पे आती है, यानी कि इसकी कमी कहाँ देखने में आती है। इसकी कमी जो है ज़्यादातर उन फसलों में देखने में आती है जो कि चिकनी मिट्टी पे में मुनहसिर हों, इन चिकनी मिट्टी में लगाई गई हों। इनकी डेफिशिएंसी को आप नामियाती मादे के थ्रू भी पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट बनाकर आप अपना कॉपर सल्फेट के साथ जो बोर्डेक्स बनाया जाता है उसके साथ भी पूरा कर सकते हैं। इंशाल्लाह अपने आने वाली वीडियोस में हम आपको तरीकाकार भी बताएंगे कि आप खुद घर पे बोर्डेक्स कैसे बना सकते हैं, ना कि आप बाहर से उसको बाय करें, बाहर से खरीदें। इसके बाद बारी आएगी आयरन की, कि आयरन कैसा न्यूट्रेंट है। तो आयरन जो है वो एक ऐसा अहम न्यूट्रेंट है जो कि पौधे के अंदर कॉपर जैसी अहमियत रखता है। एक विटामिन के और जितने भी एंजाइम्स पौधे के अंदर दस्तयाब होते हैं उनको बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये तवानाई को, पौधे के अंदर जो एनर्जी होती है उसको एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने में भी बड़े अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा ये पौधे इसको मिनरल के तौर पे लेते हैं, यानी कि फेरस के तौर पे लेते हैं। मार्केट में अगर आपको कमी पूरी करनी हो तो फेरस सल्फेट के नाम से भी अवेलेबल होता है। इसके अलावा दोस्तों आयरन जो होता है ये सब्ज मादे की तश्कील में बहुत अहम किरदार अदा करता है। लेकिन इसकी एक और बड़ी खासियत है, ये पौधों के अंदर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी कि ATP, यानी कि तवानाई को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो मदद देता है, जो कारगर अमल करता है, वो इसके बगैर नामुमकिन है। यानी कि जो तेलदार अजनास होती हैं, जो नशातदार खुराक होती है, उसको पत्तों से फल तक ले जाने में आयरन ही सबसे ज़्यादा बड़ा मददगार साबित होता है। इसके बगैर ये खुराक जो ट्रांसफ़र होता है मुमकिन नहीं। बल्कि मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि यही वो एनर्जी होती है जो कि जब हम खुराक के ज़रिए, उस फल के ज़रिए खुराक को अपने जिस्म में लेते हैं तो हमें अपने जिस्म में फील होती है, अपने जिस्म में हमें महसूस होती है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आयरन की कमी की सूरत में पौधों के अंदर जो एनर्जी का सिस्टम है ATP वो मुस्तकिल नहीं हो पाएगा, वो चल नहीं पाएगा और पौधे एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर अपनी खुराक नहीं पहुंचा पाएंगे।
جس کے نتیجے کے اندر ہوگا یہ کہ آپ کے پتوں کے جو رگیں ہوتی ہیں اس کے ارد سے، اس کے جو سائڈ کی جگہ ہوتی ہے ارد گرد سے وہ پیلے ہونا شروع ہو جائیں گے اور پتے آپ کے گرنا شروع ہو جائیں گے۔ اس صورتحال کے اندر آپ کو کرنا کیا ہوتا ہے، اس صورتحال میں ہوگا یہ کہ آپ کے پتے مرجھانا شروع ہو جائیں گے کیونکہ وہ کلوروفل مادہ نہیں بنا پائیں گے۔ اس کے کنڈیشن میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو بذریعہ فولیٹ سپرے بھی دیا جاتا ہے آئرن کو، اور اس کو بذریعہ زمین بھی آپ اس کو فلڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا ایک اور بڑا اہم کام ہے، یہ پودوں کے اندر جڑوں کے ذریعے نائٹروجن کو پودے تک پہنچانے میں، اس کو جذب کروانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں اس کی کمی ہوتی کن جگہوں پر ہے، ان کی کمی ہوتی ہے چکنی زمینوں کے اندر اور زیادہ پی ایچ والی زمینوں میں، اور خاص کر ان جگہوں پر جہاں پہ فاسفورس کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے، کیونکہ فاسفورس جو ہوتی ہے وہ جڑوں کے پاس جا کر جو آئرن اپٹیک کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس کو وہاں پر بند کر دیتی ہے۔ اگر فاسفورس زیادہ استعمال کی جائے اپنی زمینوں کے اندر تو وہاں سے وہ آئرن کو اپٹیک نہیں کر پائیں گے۔ کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہم نے بہت زیادہ کھاد ڈالنے کے باوجود بھی اچھی پیداوار حاصل نہیں کر سکے، انہیں کچھ وجوہات کھادوں کا ضروری استعمال بھی ہوتا ہے۔ اب یہ ایک اور میں آپ کو بات بتا چلوں کہ اگر آپ کی فصل کے اوپر اپنا آئرن کی کمی آپ کو محسوس ہوتی ہے تو اس کو آپ کیسے کور کر سکتے ہیں۔ مارکیٹ کے اندر فیرس سلفیٹ اویلیبل ہے، دستیاب ہے، جس کے ذریعے آپ زمین سے بذریعہ سپرے بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ فولیٹ سپرے بھی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کی زمین کی پی ایچ بہت زیادہ ہے تو میں فولیٹ سپرے ہی ریکمینڈ کروں گا، کیونکہ اگر آپ کو بذریعہ زمین فلڈ کریں گے تو یہ زیادہ پی ایچ ہونے کی وجہ سے زمین کے اندر آئرن آکسائڈ بنا لے گا جو آپ کے پودوں کو اویلیبل نہیں ہوگا، پودوں کو دستیاب نہیں ہو پائے گا۔ اب بات کریں گے آئرن کے بعد کلورین کی۔ کلورین کیسا نیوٹرنٹ ہے؟ دوستو کلورین ایک بہت زبردست نیوٹرنٹ ہے جس کے بارے میں ہمیں بہت کم بات کی جاتی ہے، لیکن کلورین جو ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ یہ فوٹوسنتھیسس کا عمل کرانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پودوں کے اندر جو گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ بہت زیادہ مددگار اور معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بغیر تبادلہ ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ اسی کی وجہ سے پودوں کے جو سپورز ہوتے ہیں، سوراخ ہوتے ہیں جنہیں ہم اسٹوما بھی کہتے ہیں، ان کے کھلنے اور بند ہونے سے گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پودے ہم سے کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں اور آکسیجن ہمیں بدلے میں فراہم کرتے ہیں۔ یہ گیسوں کا تبادلہ ہی اس کی اہم وجہ بنتا ہے۔ اسی کی وجہ سے پودے کے اندر جو اس فضا میں ماحول کے اندر آکسیجن جب گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے تو فوٹوسنتھیسس کا عمل وجود میں آتا ہے اور بہت اچھی طریقے سے پروگریس ہوتی ہے۔ اسی کمی کی صورت کے اندر دوستوں یہ عمل نہیں ہو پائے گا، تو فوٹوسنتھیسس عمل نہیں ہوگا جس کی وجہ سے آپ کے پودے خوراک نہیں بنا پائیں گے اور پودا مرجھانا شروع ہو جائے گا، اور کمی کی صورت میں پودا مرجھا کر گرتا بھی ہے، مرجھانا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پودے کی اگر زیادہ کمی ہو جائے تو اس صورتحال کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پودے کے پتوں کے اوپر بھورے رنگ کے دھبے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا اس کے علاوہ کانسی پتوں کے اوپر کانسی رنگ بھی ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی کمی جو ہوتی ہے زیادہ تر ہماری زمینوں میں ویسے نہیں ہوتی، لیکن اس کو نامیاتی مادے کے ذریعے بھی کسی طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ایم او پی آتی ہے، میٹر آف پوٹاش، اس میں بھی دستیاب ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پوٹاش کی اویلیبلٹی کو بھی بڑھانے میں یہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اب جیسے ہم بات کریں گے میگنائز کی کہ میگنائز کیا چیز ہے۔ میگنائز اصل میں سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ میگنائز اور میگنیشیم، لوگ ان کے اندر دونوں کے اندر تھوڑا سا کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید دونوں ایک ہی ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ دونوں الگ الگ ہیں، ان کی پراپرٹیز الگ الگ ہیں، ان کے خواص بالکل الگ الگ ہیں۔ دراصل میگنیشیم اور اس کے اندر دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میگنیشیم کلوروفل کا اہم جزو ہے، جبکہ میگنائز کلوروفل کا اہم جزو نہیں ہے۔ یہ فوٹوسنتھیسس کروانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی غیر موجودگی کے اندر اس کی جو علامات ہوتی ہیں ویسے میگنیشیم جیسی ہی ہوتی ہیں، یعنی کہ پتوں کا پیلا ہونا اور تمام چیزوں میں شامل ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی کمی ہونے کی صورت کے اندر پتے مرجھانا شروع ہو جاتے ہیں اور سب سے پہلے جوان پتے متاثر ہوتے ہیں۔ تو اس صورتحال کے اندر جو ہوتا ہے آپ کی زمین کے اندر نامیاتی مادے کے ذریعے بھی۔ اب بات کر لیتے ہیں یہاں پہ میگنائز کے بعد مولیبڈینم کی۔ مولیبڈینم جو ہے ایک ایسا اہم نیوٹرنٹ ہے جو کہ پودے کو نائٹروجن فراہم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ پودے کے اندر جو موجود نائٹریٹ ہوتی ہے، یعنی کہ پودا بظاہر نائٹروجن کو بظاہر راست استعمال نہیں کرتا، وہ اس کے اندر موجود نائٹروجن کو نائٹریٹ میں کنورٹ کرتا ہے، اس کے بعد استعمال کرتا ہے۔ تو اس نائٹریٹ کو توڑنے میں اور اس کو پھر پروٹین بنانے میں آگے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ زمین سے اٹھائی گئی نائٹریٹ کو پتوں کے اندر جو موجود ہوتی ہے اس کو توڑ کر آگے استعمال میں لانے قابل بناتا ہے۔ دوستوں مولیبڈینم وہی ایک ایسا نیوٹرنٹ ہے جو کہ آپ کی نائٹریٹ کو آگے کنورٹ کرتا ہے خوراک کے لیے۔ اگر یہ پودے کے اندر سے کمی ہو جائے تو پودوں میں موجود نائٹریٹ آگے پروٹین بنا نہیں پائے گی، اس وجہ سے آپ کے پودوں کی نشوونما رک جائے گی، اور پودوں کی نشوونما رکنے سے آپ کی پیداوار متاثر ہوگی۔ ظاہر بات ہے کہ اس کا ایک اور بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو پودے کے پتے ہوتے ہیں ان کی علامت بھی یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ پودے کے پتے ہرے رہتے ہیں، باہر سے یہ جھلسنا شروع ہو جاتے ہیں، جھلسے سے محسوس ہوتے ہیں۔ اس سے آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ کے پودے میں اس نیوٹرنٹ کی بہت کمی آ چکی ہے۔ تو اس کی کمی کو بذریعہ آپ اس کے ذریعے پورا کر سکتے ہیں، نامیاتی مادے کے ذریعے پورا اس کو کیا جا سکتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو آپ کی زمین سے اپٹیک کی ہوتی ہے نائٹریٹ، اس کو خوراک بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور زمین میں موجود جو نائٹریفائنگ بیکٹیریا ہوتے ہیں، وہ بیکٹیریا جو جڑوں کے پاس موجود ہوتے ہیں اور نائٹریفائنگ ہوتے ہیں، وہ حافظہ میں موجود نائٹروجن کو نائٹریٹ کے اندر کنورٹ کرنے میں، اس کو زمین میں فکس کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اسی نیوٹرنٹ کی وجہ سے۔
दोस्तों ये न्यूट्रेंट भी तमाम बाकी न्यूट्रेंट्स की तरह बड़ा अहम है। तो आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जो जितनी भी आज हमने न्यूट्रेंट्स के बारे में बात की है, इन सब के अंदर मैं एक चीज़ आपको कॉमन बताता चलूँ कि हम आज ये न्यूट्रेंट्स के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं। इससे पहले हम इन पर बात क्यों नहीं करते थे। इसकी वजह ये कि अब हमारी ज़मीनों में इनकी कमी देखने में आ रही है। आप बेदरज इस्तेमाल खाद्य हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा खाद्य इस्तेमाल करते हैं। एक तो गैर मुनासिब इस्तेमाल, और उसके बाद जो हमारा माशी नुकसान होता है, और उसके अलावा जो है हमारी ज़मीनों के अंदर नामियाती मादे की कमी, वो इन न्यूट्रिएंट्स की कमी का बायस बन रही है। आपने शायद एक बात नोट की होगी, मैं जितने भी न्यूट्रिएंट्स बताए उन सब के अंदर एक बात कॉमन थी। तमाम न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए मुख्तलिफ मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट हमें जो कुदरत ने दिया है वो है नामियाती मादा, ऑर्गेनिक मैटर। हम इस ज़मीनों में इस्तेमाल करके इन तमाम न्यूट्रिएंट्स की कमियों को किसी हद तक पूरा कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ पर इसके अलावा तमाम खादों के ऊपर माशी नुकसान हम बर्दाश्त कर लेते हैं। अब ज़मीनों में जो है ऑर्गेनिक मैटर का इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ज़मीनों के अंदर ऑर्गेनिक मैटर का इस्तेमाल लाजमी करें, इससे अपनी पैदावार सलाहियत खुद बढ़ती देखें। आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कि हमने अपनी ज़मीनों के अंदर जो है गोबर या जो मुर्गी की जो फुजला वेस्ट होता है हमने उसका इस्तेमाल करवाया, हमें बड़ी अच्छी पैदावार मिली। उसकी वजह यही होती है कि वहाँ पर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी अवेलेबल हो चुके होते हैं। उन तमाम के अंदर वो अवेलेबिलिटी उनकी होती है, जिसकी वजह से आपको पैदावार अच्छी मिल जाती है। तो ज़मीनों में ऑर्गेनिक मैटर का इस्तेमाल आदमी करें। तो बात कर लें यहाँ पर कि हमने ज़मीनों का नामियाती मादा कैसे पूरा करना है। नामियाती मादा ज़मीन का पूरा करने के मुख्तलिफ तरीक़ार हैं, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इंशाल्लाह वहाँ से डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक देख के समझ सकते हैं। आप नामियाती मादा पूरा करने के लिए जो तरीक़ार होते हैं, ज़मीन में हमने पहले बताया जैसे कि आपको कि आप चारा कुतर सकते हैं, गवारा हो गया, फलीदार कोई भी फसल जो फूल आने के ऊपर उसको आप कुतर दें ज़मीन के अंदर, जंतर हो गया, अपना जवार, मकई, कोई भी ऐसी फसल जो आप आसानी से इस ज़मीन में काश्त कर सकते हैं, उसको काश्त करने के बाद उसको ज़मीन में फूल आने से पहले कुतर दें। कुतरने के बाद उस ज़मीन के ऊपर अपनी फसल काश्त से इंशाअल्लाह रिजल्ट बड़े अच्छे मिलेंगे। बाकी तरीक़ार और भी हैं, जैसे कि आपको गोबर डलवाना, ज़मीन के अंदर मुर्गियों का फुतला डलवाना, और सबसे बेहतर तरीक़ा जो मेरा फेवरेट है वो है फॉर्मेंटर के ज़रिए ज़मीन को आप नामियाती मादे की कमी को पूरा करना, इन एंजाइम्स की, विटामिन की कमी को सबको पूरा करना आप फॉर्मेंटर के ज़रिए कर सकते हैं। सबसे चीप और सबसे बेहतरीन तरीक़ार वही है। मैंने इस वीडियो के अंदर बताया भी है कि वो बनता कैसे है और आप उसको खुद कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, अपनी ज़मीन के साथ उसको कैसे बना सकते हैं। कि अपनी ज़मीनों के अंदर आप फॉर्मेंटर का इस्तेमाल लाजमी करें, फॉर्मेंटर बनाएं और उनके ज़रिए अपनी ज़मीनों को दें। आपको एक साल में ही खुद ही अपने आप प्रोग्रेस मालूम हो जाएगी, बल्कि पहली फसल पर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने क्या खोया और क्या पाया। तो दोस्तों आज की वीडियो से इतना ही। इंशाअल्लाह जल्दी हाजिर होकर नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुश रहें, खुशहाल रहें। अल्लाह हाफिज़। कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में सवाल कीजिएगा, इंशाअल्लाह आप तमाम सवालों के जवाब आपको दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।